अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूएस एग्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इसके टाइटल को चेक करेंगे और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो वर्ड एग्रेशन होता है ना, जब आप ये कहो ना कि फ़लाँ पर्सन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हो ना, तो तब ये जो अग्रेशन वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तब इसका मीनिंग क्या होता है? तब इसका मतलब होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करना या किसी दूसरों को अपनी पावर दिखाना ताकि आप उनको कंट्रोल कर सको। तो अब यहाँ पे किस वाली चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे सेकंड मीनिंग की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका मतलब है कि जो यूएस है वो अपनी मिलिट्री फोर्स या अपनी पावर को दिखा रहा है किसी को कंट्रोल करने के लिए। अब किसको कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें हैं, वो एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स से बोल दूं कि ये जो क्लास होती है इसमें हम हर सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके टेंस को देखते हैं, उसकी वोकैब देखते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट क्लास है उस पर्सन के लिए जो अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए बेहतर बनाना चाहता है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अपने में डाल ली ना, तो ये समझ लो कि फिर आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो। तो देखो, इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको शायद लगेगा कि ये एडिटोरियल जो है ना सिर्फ और सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के ऊपर है। लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं है। ये एडिटोरियल जो है ना आज का, ये हमें कुछ समझाना चाह रहा है, हमारी आंखें खोलना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि ये जो पावर है ना, ये किस तरह से वर्क करती है इस दुनिया में, किस तरह से यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, किस तरह से ख़ास लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है और किस तरह से कुछ लोगों को पनिश किया जाता है। मतलब रूल्स जो हैं वो सबके लिए सेम नहीं हैं। और बिलीव मी, इस क्लास को जब आप फिनिश करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ये क्या चीज़ है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं बाय स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करते हुए। इसका मतलब क्या है? अटैक करते हुए, हिट करते हुए। किसको? ईरान न्यूक्लियर साइट्स, इन जगहों को। मतलब ईरान की वो जगह जहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती थी, उनको हिट करने के साथ अमेरिका हैज़ इनिशिएटेड। कहता ये जो अमेरिका है ना, जो कि डूअर है यहाँ पे, कहता अमेरिका जो है वो इनिशिएट कर चुका है, वो किसी चीज़ को स्टार्ट कर चुका है, किसी चीज़ की उसने शुरुआत कर दी है। अच्छा, किस चीज़ की? उसने कहा द प्रोसेस, एक प्रोसेस की, एक अमल की। अच्छा, अमल किसका है? प्रोसेस किस चीज़ का है? उसने कहा ऑफ अ लॉन्ग एंड डेवास्टेटिंग वॉर, एक ऐसी जंग का जो कि लॉन्ग भी है, मतलब जो कि लंबी भी है और तबाहकुन भी है। कहता दैट विल, अब ये दैट किसके लिए आया? ये आया इस वॉर के लिए। वो कह रहा है ये वाली जो वॉर है ना, विल अफेक्ट, वो अफेक्ट करेगी, वो असर डालेगी या असरअंदाज होगी किसके ऊपर? द एंटायर ग्लोबल ऑर्डर, सारे के सारे ग्लोबल ऑर्डर पर, मतलब पूरी दुनिया के निज़ाम पर, जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, मतलब सियासी और माशी तौर पर। अब यहाँ पे आ गया है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लग गया है तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है। जब फुल स्टॉप लग जाए आपने ये देखना है कि ये वाला जो सेंटेंस है एक, इसमें राइटर मुझे कहना क्या चाह रहा है। अब इससे पहले आपने क्या करना है? आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस टेंस का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे अमेरिका हैज़ इनिशिएटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे कि वो ये काम जो है वो कर चुका है। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो वॉर थी इसको डिफाइन करने के लिए एक पूरी की पूरी क्लॉज आई है। अब ये जो क्लॉज है इसमें ये जो दैट है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और विल अफेक्ट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे।
ये भी हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जोड़ते हैं और इसका मीनिंग निकालते हैं। वो कह रहा है इसको स्ट्राइक करने के साथ, इसको हिट करने के साथ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, कहता अमेरिका जो है वो शुरू कर चुका है एक ऐसे अमल को जो कि है लंबी और तबाहकुन वॉर का। और ये वो वाली वॉर है, ये वो वाली जंग है जो कि असरअंदाज होगी सारे के सारे एंटायर ग्लोबल ऑर्डर पर, मतलब सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। मतलब ये वो वाली वॉर होगी जो कि पूरा जो वर्ल्ड सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करके रख देगी, पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी। वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अब जल्दी से इसकी वोकैब देखते हैं। अच्छा, पहला वर्ड स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक करने का मतलब होता है अटैक करना, हिट करना। और यहाँ पे इसका मतलब जो है वो बॉम्बिंग भी हो सकता है कि बॉम्बिंग के साथ। देखो बाय प्रपोजिशन जो है ना ये मेथड को बताती है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जो वर्ब इसने यूज़ किया इनिशिएट, ये मेथड को बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने इस वाले काम को इनिशिएट किया, किस तरह से इसने इसकी शुरुआत की, वो बाय लगा के उसने बता दिया। तो ये सारे की सारी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। और इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। और डेवस्टेटिंग का मतलब क्या है? वो चीज़ जो कि बहुत ही तबाहकुन हो, डिस्ट्रक्टिव हो, जो कैटास्ट्रॉफिक हो। और अफेक्ट जो वर्ब यहाँ पे यूज हुई है इसका मतलब क्या है? वो इम्पैक्ट डालेगी, वो असर डालेगी, वो मुतासिर करेगी। और ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने आई थिंक शुरू कर दिया हुआ है रिफ्रेश करने का काम। ये काम मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये हमें बाद में जब हम प्रेसी राइटिंग करेंगे ना, तब आपको ये काम आएगा। आपने सेंटेंस को रीड कर लिया, मतलब समझ लिया, अब पेपर उठाएं और इसको रिफ्रेश करें, इसको अपने वर्ड्स में लिखें। ये 3 लाइन्स से मिलकर एक सेंटेंस है ना, आप 1 लाइन में इसको कंप्लीट कर दो कि वो ये बात कर रहा है। इसी तरह से जहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगता जा रहा है इनको रिफ्रेश करते जाओ, ये चीज़ें आपको बाद में काम आएंगी। कह रहे इवन अर्लियर इन अप्रैल। इवन अर्लियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इससे भी पहले, मतलब पहले भी। कब? कहता है अप्रैल में। व्हेन टॉक्स, कहता है जब बातचीत जो थी ना, जो डिस्कशन थी, जो निगोशिएशन थी ऑन द न्यूक्लियर इशू, इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, किन के दरमियान में? कहता बिटवीन द यूएस एंड ईरान, इनके दरमियान में। फिर कोमा, कहता मीडिएटेड बाय ओमान, मतलब ये वो वाली डिस्कशन थी, वो वाली बातें थी, वो वाली निगोशिएशन थी जिसको हैंडल कौन कर रहा था? ओमान कर रहा था। ओमान जो है वो मीडिएट कर रहा था, वो एक जरिया बन रहा था उनके दरमियान में सुलह करवाने की। कहता वर अंडरवे, कहता जब ये अंडरवे थी, जब ये हैपन हो रही थी, जब ये चल रही थी। फिर कोमा, कहता द ईरानियन सुप्रीम लीडर हैड एक्सप्रेस्ड, कहता है जो ईरानियन के जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान के जो आला तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया था, उन्होंने इजहार किया था। अच्छा, किस चीज़ का? उन्होंने कहा डिस्ट्रस्ट का, बेएतमादी का, शक का। अच्छा, किसको लेकर? उसने कहा टूवर्ड्स द अपोजिंग पार्टीज, कहता ये जितनी भी बीच में मुखालिफ जमातें थी ना, ये वाली जो पार्टीज थी, उनके हवाले से उसने डिस्ट्रस्ट को शो किया था। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो अब इसमें क्या कह रहा है? कहता है जो अप्रैल का महीना था ना, उसकी शुरुआत में, कहता जब बातचीत जो थी न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर यूएस और ईरान के दरमियान में जब ये जारी थी, कहता जो ईरानियन सुप्रीम लीडर थे वो इजहार कर चुके थे डिस्ट्रस्ट का, बेएतमादी का, अपोजिंग पार्टीज़ को लेकर उनके हवाले से। तो वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अच्छा, सबसे पहले इसकी वर्ब देखो। देखो टॉक्स, टॉक्स किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं निगोशिएशन को, ये बोलते हैं मुज़ाकरात को, डिस्कशंस को, डायलॉग्स को। अच्छा, टॉक से बाद ऑन प्रपोजिशन लगती है जब आपने ये बताना है कि किस चीज़ के ऊपर बातचीत जारी थी। अब वो क्या चीज़ है? वो है ऑन द न्यूक्लियर इशू। और ये सारी चीज़ क्या है? ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर बिटवीन क्या है? ये भी एक प्रपोजिशन है। उसके बाद इसने यूज़ किया अंडरवे। देखो अगर कोई चीज़ अंडरवे है ना, तो इसका मतलब है वो हैपन हो रही है, वो ऑन गोइंग है, वो चल रही है।
ठीक है। उसके बाद इसने यूज किया हैड एक्सप्रेस्ड, कि वो मतलब ये जो चीज अभी हैपन हुई है ना, उसके पास्ट में ये चीज हो चुकी थी, वो पहले ही एक्सप्रेस कर चुके हुए थे, पहले ही इस चीज का इजहार कर चुके थे। अच्छा, ओपोजिंग किसको बोलते हैं? ओपोजिंग का मतलब है जो दूसरी मुखालिफ पार्टीज हैं, जो दूसरी साइड है, उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे देखो, एज इट टर्न्ड आउट, देखो कहता है कि जैसा कि बाद में साबित हुआ, मतलब पहले जो था उनको डिस्ट्रेस था, वो ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में वैसा ही टर्न आउट हुआ, वैसा ही साबित हुआ, वैसा ही सामने आया। हिज पेसिमिज्म, कहता उनकी जो पेसिमिज्म थी, कहता उनकी जो नाउमीदी थी, वॉज नॉट विदाउट रीजन, वो किसी वजह के बगैर नहीं थी। तो वो यही बात कर रहा है कि एंड में क्या हुआ, ये चीज वाजिया हो गई कि उनके पास वैलिड रीजन था इस पेसिमिज्म का, इस डिस्ट्रेस का, इस मायूसी का, इस नाउमीदी का। ठीक है, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, टर्न आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज जो है ना, वो बाद में इस तरह से निकल कर आई। जैसे अक्सर आप कहते हो ना, कुछ लोग जो होते हैं वो स्टार्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो क्या होते हैं, वो आपको उनके असल चेहरे नजर आने लग जाते हैं। आपको पता चलता है कि भाई इससे बड़ा विलन कोई नहीं था। तो ये वही चीज है, टर्न आउट। बाद में पता चलता है कि वो तो ऐसे इंसान है। तो उससे ये चीज को याद रखें। अच्छा, पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का मतलब होता है, ये होता है असल में मनफी सोच को कहते हैं, असल में नेगेटिविटी को भी बोलते हैं, या ये वो चीज़ होती है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा जो वर्स्ट होता है ना, उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। अब आगे देखो, कहता यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए डिप्लोमेसी को, इस चीज़ को। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप इस बात पे जोर देते हो कि हम जो हैं वो बातचीत के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए जो है ना, वो चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम जितने भी मसले हैं उनका हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। एज अ स्मोक स्क्रीन, कहता इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए स्मोक स्क्रीन के तौर पर। देखो, स्मोक स्क्रीन क्या होती है? आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि जब गाड़ी जो है वो चलती है तो पीछे एक धुआं सा होता है। वो धुआं सा क्या होता है? वो हमें रियलिटी नहीं दिखाता, वो हर चीज़ को धुंधला कर देता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो यही चीज़ है कि उन्होंने ये वाली स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल की, मतलब दूसरों को दिखा रहे थे कि ये डिप्लोमेसी है, वो असल में ये नहीं था। कहता इजराइल एंड द यूएस स्टार्टेड, कहता जो इजराइल है और यूएस है वो स्टार्ट कर चुका है, वो शुरू कर चुका है अ रेकलेस कैंपेन, एक ऐसी कैंपेन को, एक ऐसी मुहिम को जो रेकलेस है। मतलब रेकलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है केयरलेस, जो बहुत ही डेंजरस है, जो खतरनाक है। अच्छा, किस चीज की? उसने कहा ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन की, इस वायलेंट अटैक की। अच्छा, ये मैंने अभी बताया था ना अग्रेशन का, कि ये क्या चीज होती है पॉलिटिक्स में, तो ये वही वाला अग्रेशन है। अच्छा, किसके खिलाफ? कहता अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक, इसके खिलाफ। दैट मे शेक द इंटरनेशनल ऑर्डर, कहता जो कि मे मॉडल वर्ब यूज हुआ है जो कि ये बता रहा है पॉसिबिलिटी को, कि कहता कि ये वो कैंपेन है जो कि हिला सकती है इंटरनेशनल ऑर्डर को, मतलब दुनिया के निज़ाम को, पूरे ग्लोबल सिस्टम को, टू इट्स कोर, मतलब बुनियादी तौर पर, गहराई तक, वो ये बात कह रहा है। अब इसको जोड़ते हैं। देखो, हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें उसने बताया है कि जो मेन, जो अगर आप सब्जेक्ट की बात करो, जो डूअर्स की बात करो, वो कौन है? इजराइल और यूएस। उसने कहा इन्होंने स्टार्ट किया है इस कैंपेन को। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया है? उन्होंने कहा इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को स्मोक स्क्रीन के तौर पर इन्होंने स्टार्ट किया है, एक ऐसे अग्रेशन को, वायलेंट अटैक्स को इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ। और कहता है ये वो वाली कैंपेन है, या ये वो वाला अग्रेशन है जो कि पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को हिला के रख देगा। मतलब और कैसे हिलाएगा? उसने कहा टू इट्स कोर, गहराई तक, उसकी बुनियादें हिला देगा। आप ये समझो। और मैं यहाँ पे यूज किया इसने मॉडल वर्ब, मतलब ये चांसेस हैं, वो ये कहना चाह रहा है। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लो। डिप्लोमेसी ये मैंने बता दी है, निगोशिएशन, बातचीत। स्टेट्समैनशिप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मोक स्क्रीन क्या होता है ये मैंने बता दिया, आप ये समझ लो ये कवर है, ये एक पर्दा है,
ये एक डिसेप्शन है, ये एक धोखा है। अच्छा, और इसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है जिसमें आपको कोई कोई एहतियात नहीं है, जिसमें मतलब ये वो चीज़ है जिसमें आपने ये नहीं देखा कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपने बस उसको स्टार्ट कर दिया है। और अग्रेशन मतलब उनके जो अटैक्स हैं, उनके जो हमले हैं, उनकी जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है, जो उनका वायलेंस है। और शेक करना मतलब डिस्टर्ब कर देना, डिसरप्ट कर देना, मुतासिर कर देना। अब आगे चलो, कहता वाइल जबकि इजराइल लॉन्च, कहता जो इजराइल है वो लॉन्च कर चुका है। अच्छा, वो किस चीज़ को स्टार्ट कर चुका है? उसने कहा सरप्राइज अटैक को। किस पे? ऑन ईरान, ईरान पे। कब? कहता ऑन जून 13 तब। फिर कोमा, कहता द मच एंटिसिपेटेड यूएस स्ट्राइक्स, कहता वो वाली यूएस स्ट्राइक्स, वो वाले यूएस हमले जो कि मच एंटिसिपेटेड थे, मतलब जिनको आप ये समझ लो, जिनको आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, आपको लगा था कि यहाँ से हमले आएंगे। कहता ये वाले जो स्ट्राइक्स थे, कहता मटीरियलाइज्ड, ये मटीरियलाइज्ड हुए, ये हकीकत बने, ये वाक़े हुए। कब? अर्ली ऑन संडे, मतलब संडे की सुबह। कह रहे कि जबकि जो ईरान है वो लॉन्च कर चुका है अपने सरप्राइज अटैक्स को ईरान के ऊपर इस डेट को, कहता वो वाले अटैक्स जो कि मच एंटिसिपेटेड थे, मतलब सबको लग रहा था कि अब यूएस की तरफ से भी अटैक्स होंगे। कहता जो यूएस के जो स्ट्राइक्स थे, जो अटैक्स थे, कहता वो हकीकत बने इस संडे की सुबह को। तो अब वो ये बात कर रहा है, देखो इसने ना असल में दो अटैक्स की बात की है। इसने ईरान की तरफ से भी एक्शन शो किया है, इसने यूएस की तरफ से भी एक्शन शो किया। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो कि इनके साथ ये जो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, ये सारे के सारे मीनिंग को ही एक नया रुख दे रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करो। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव इसने यूज़ किया ना, उसकी कोई वजह है, ठीक है, फिर ही आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बनेगा। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया लॉन्च, और ऊपर इसने क्या वर्ड यूज़ किया था? इनिशिएट। तो ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं, इनका मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। देखो एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेटेड का मतलब होता है, देखो यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये स्ट्राइक्स के लिए यूज़ हुआ है। मतलब ये वो वाले हमले थे जो सबको लग रहा था, सबको पहले से अंदाज़ा था कि ऐसे हमले होंगे, यूएस जो है वो स्ट्राइक्स करेगा। तो वो ये बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है अपेरेंटली, मतलब बज़ाहिरी तौर पर, या आप ये समझ लो कि ऐसा मालूम होता है, ठीक है। 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वर हिट, के 3 जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, मतलब न्यूक्लियर रिलेटेड जो प्लेसेस थी ईरान में, वर हिट, उनको हिट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। कहता एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ इशूड, के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इशू कर चुके हुए हैं मोर थ्रेट्स, मजीद धमकियों को, मजीद थ्रेट्स को। अच्छा कौन सी, क्या? अनलेस, कहता यहाँ पे अब इसने लगा दी है कंडीशन। अनलेस का मतलब है अगर ईरान मेक्स पीस ऑन अमेरिका टर्म्स, कि अगर ईरान अमन पर रजामंद नहीं होता अमेरिका की शर्तों पर। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो कहते कि ऐसा लगता है कि जो 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ना, ये वाली जो जगह हैं, इनको हिट किया गया था। कहता और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इशू कर चुके हैं मज़ीद थ्रेट्स को, धमकियों को, अगर ईरान जो है वो अमन पर रजामंद नहीं होता अमेरिका की शराइत पर। तो वो ये बात कर रहा है, यहाँ पे उसने अपनी कंडीशंस रख दी हैं। देखो टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब होता है कंडीशंस, उसकी शराइत, उसकी डिमांड्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। कहता मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा। अच्छा कब कहा? उसने कहा आफ्टर द स्ट्राइक्स, कहता स्ट्राइक्स के बाद, हमले के बाद, दैट ये कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस, कि अब जो है अब अमन का वक्त है। मतलब हमलों के बाद इसने क्या चीज़ रखी? इसने ये वाली चीज़ रखी कि अब वो जो है वो इनकी टर्म्स के ऊपर मान जाएगा। तो अब जो टाइम है वो क्या है? वो पीस का है, वो अमन का है। कह रहे नॉट एग्जैक्टली, कहता पूरी तरह से नहीं,
या शायद आप ये कह लो कि इसका मतलब है कि शायद नहीं, अभी नहीं है। इट वुड अपीयर कि ऐसा दिखाई देता, कि अब ऐसा नहीं लग रहा कि अभी जो वक्त है वो पीस का है। देखो नॉट एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट रियली, असल में नहीं, मतलब ये चीज़ अभी मुमकिन नहीं है, अभी ये जो चीज़ है ये दिखाई नहीं देती। तो अब अगर आप देखो तो हमारा जो फर्स्ट पैरा था वो यहाँ से यहाँ तक था और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला जो एडिटोरियल है इसके 3 पैराग्राफ्स हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपने रिफ्रेश करना है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उन सब के लिए तो मैंने ये बोला है कि आपने एक एक लाइन को लेके चलना है, उसको रिफ्रेश करना है। तो जब आप ज़्यादा मतलब ये वाली स्किल आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी तो तब आपने क्या करना है, आपने पूरे पैराग्राफ्स को करना है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो स्टूडेंट्स जिनको रिफ्रेश करना आता है अच्छे से वो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को रिफ्रेश करना है, अपने ही वर्ड्स में लिखना है। और यहाँ से जो वो कैब है वो नहीं उठानी, क्योंकि जो एडिटोरियल्स आपने पिछले रीड किए हुए ना वहाँ पे जो वो कैब यूज़ हुई थे तो उनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में वैसे ही आ जाएंगे जब आप इसको रिफ्रेश करने बैठोगे। कहता मैनी आर्ग्यू, कहता बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं दैट ये कि द यूएस इजराइल कैंपेन, कहता ये जो कैंपेन है इज़ नॉट ऑल अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में नहीं है। या आप ये समझ लो कि ये जो कैंपेन है ये यहाँ तक महदूद नहीं है। कहाँ तक, कहता न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ तक, न्यूक्लियर हथियार यहाँ तक। फिर कोमा, कहता विच ईरान डिनाइज इट इज़ परस्यूइंग, कहता जिसको ईरान इनकार करता है कि वो इसको हासिल कर रहा है। अब ये किसके लिए आया है, विच ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आया है कि ये वो वाले न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनको ईरान इनकार करता है कि वो इनको हासिल कर रहा है। और या कहता द अदर डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़, या कहता कि दूसरी आप एक्टिविटीज़ ले लो जो कि ख़तरनाक हैं। कहता द वेस्टर्न ब्लॉक एक्यूजेस, कहता ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो एक्यूज़ करता है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो ईरान के ऊपर ब्लेम करता है। अच्छा किस चीज़ का, कहता ऑफ इंडल्जिंग इन, कि ये वो वाली एक्टिविटीज़ है जिसमें ये शामिल हो रहा है या जिसमें ये हिस्सा लेता है। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको समझो। इसमें वो ये बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो रीज़न है ना कि क्यों यूएस और इजराइल ने ये वाली कैंपेन को चलाया, ये वाले एक्शन लिए ईरान के खिलाफ, उन्होंने कहा ये इसलिए नहीं लिए कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करना चाहता है या ईरान के जो दूसरे एक्शंस थे जिनको ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ग्रुप है उनको डेंजरस कंसीडर करता है। कहता ये चीज़ें नहीं हैं। कहता बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि रीजंस जो है वो कुछ और हो सकते हैं, मतलब इनके पीछे एक छुपी हुई वजह है इस कैंपेन की, वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। देखो मैनी आर्ग्यू, मैनी जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे लोग जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा सुजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। अच्छा डिस्टेबलाइजिंग का मतलब है कि वो वाली एक्टिविटीज़, वो वाले काम जो डिसरप्टिव हैं, जो ट्रबलिंग हैं, जो डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले हैं। इंडल्जिंग इन का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ईरान जो है इन्वॉल्व है, ये जो है वो ऐसा सोचती है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना। अच्छा अब इसने ये जो चीज़ यूज़ की है ना इज़न्ट ऑल अबाउट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, इसका फोकस जो है ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं है। तो आप ये समझ लो ये बता रहा है कि ये जो कैंपेन है इसका फोकस जो है ना वो इस पे नहीं है, ये जो चीज़ है ये इससे रिलेटेड नहीं है। देखो ये वाला सेंटेंस बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि ये बना ही कुछ ऐसे है। अब एक चीज़ नोट करो, अगर हम इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल देना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हैं तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनना था कि मैनी आर्ग्यू दैट द यूएस इजराइल कैंपेन इजंट ऑल अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स
और द अदर डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज। बस यहाँ तक था। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि वो आगे इसको डिफाइन कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन से थे, वो इसने आगे यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद उसने कहा डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़, फिर उसने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने सेंटेंस को लेंथी किया हुआ है। अब वो कह रहा है मुस्लिम स्टेट्स, कहता जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, कहता इन फैक्ट दर हकीकत मच ऑफ द ग्लोबल साउथ, कहता यहाँ तक कि ये जो ग्लोबल साउथ है इसमें से भी जो कुछ कंट्रीज हैं वो वाली भी वुड नॉट बी रॉन्ग, कहता वो गलत नहीं होंगी। किस चीज़ में, इन एज्यूम करने में, तसव्वुर करने में, दैट ये कि द न्यू वॉर, कहता ये जो नई जंग है इज डिजाइंड, इसको डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए, टू पनिश, सजा देने के लिए, किसको, अ मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री को, दैट रिफ्यूज्ड, कहता ये वो मुस्लिम कंट्री है जो कि रिफ्यूज करती है, मना करती है, टू बो बिफोर पैक्स अमेरिकाना, अमेरिका के आगे झुकने से। फिर कोमा, कहता एज एनफोर्स्ड बाय, कहता जिसको एनफोर्स किया गया, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, या जिसको आप ये समझ लो इम्पोज किया गया, किसके ज़रिए, इज़राइल के ज़रिए, इन द मिडल ईस्ट। यहाँ पे देखो अब सेंटेंसेस थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं क्योंकि इनका मीनिंग निकालने के लिए आपको इसको 2 से 3 दफ़ा रीड करना होगा। अच्छा, अब इन लाइंस में वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि बहुत सारे जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, कहता जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो वाली, और इसके अलावा कहता जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो यहाँ से ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, कहता वो गलत नहीं होंगी इस चीज़ को ज्यूम करने में कि जो नई वॉर है उसको डिज़ाइन किया गया है सज़ा देने के लिए मुस्लिम कंट्री को, और ये वो मुस्लिम कंट्री है जिसने रिफ्यूज़ कर दिया है, जिसने मना कर दिया है पैक्स अमेरिकाना के आगे झुकने से। और कहता ये जैसा कि कहता जिसको इन्फोर्स किया गया था, मतलब ये वाली जो चीज़ है जिसको इन्फोर्स किया गया है इज़राइल के ज़रिए मिडल ईस्ट में। देखो इन लाइंस का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये वो चीज़ है जिसको एनफोर्स किया गया है इज़राइल के ज़रिए मिडल ईस्ट में। देखो इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो इज़राइल है असल में वो हेल्प कर रही है अमेरिका को, वो इस चीज़ को पक्का कर रही है कि अमेरिका की जो पावर है उसको फॉलो किया जाए मिडल ईस्ट में। और पैक्स अमेरिकाना का मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो पैक्स जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पीस, अमन, ठीक है। और पैक्स अमेरिकाना का मतलब है ऐसा अमन जो अमेरिका ने बनाया है, मतलब अमेरिका का बनाया हुआ अमन जिसको वो कंट्रोल करता है, वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना बो करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, सबमिट करना, झुक जाना। इसके लिए एक यील्ड वर्ड भी जो है वो यूज़ होता है, YIELD। और एनफोर्स करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इम्पोज करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। अच्छा अभी पीछे ना हमने एक वर्ड मेरे से मिस हो गया, शायद आपको याद हो, यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था मटीरियलाइज। देखो मटीरियलाइज का मतलब क्या होता है, मटीरियलाइज का मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे आपके ख्वाब हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे ख्वाब हैं कि आप ये हासिल कर लो लाइफ में, वो हासिल कर लो, ठीक है, जो जो भी ख्वाब हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो ख्वाब हैं वो मटीरियलाइज हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत बन गए हैं, ठीक है। ये होता है मटीरियलाइज का मतलब कि किसी चीज़ का हकीकत बन जाना। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं मैनी क्रेडिबल सोर्सेज, कहता बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज, मतलब बहुत सारे वो लोग जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब जो ट्रस्ट वर्दी हैं, जो रिलायबल हैं, ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसे लोग जो हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं या इस चीज़ पे दावा कर रहे हैं, या वो ऐसा कहते हैं दैट ये कि ईरान वाज नॉट परस्यूइंग द बॉम्ब, कि ईरान जो है वो इस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहा था,
इसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट दिस काउंट्स फॉर लिटल, कहता ये जो चीज़ है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब ये जो आप बात कर रहे हो ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो मतलब बहुत सारी जो लोग हैं, वो जो कंट्रीज़ हैं जो ईरान की साइड ले रही हैं, कहता है ये वाली जो चीज़ है दिस काउंट्स फॉर लिटल, मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी बात का कोई वजन नहीं है। व्हेन द एम्पायर डिसाइड, जब एम्पायर जो है मतलब जो सुपर पावर है, जो अमेरिका है, जब वो डिसाइड करता है दैट ये कि एन एरेंट नेशन मस्ट बी पनिश्ड, कि ये जो नाफरमानी करने वाली जो नेशन है उसको लाजमी पनिश किया जाना चाहिए। अच्छा, इन लाइंस का मतलब क्या है? देखो असल में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि ईरान जो है वो ऐसा काम नहीं कर रहा था, लेकिन कहता है इनकी बातों की जो है वो इतनी अहमियत नहीं है। कब अहमियत नहीं है? कहता है जब जो एम्पायर है, जो अमेरिका है, जब वो डिसाइड करता है कि इस नेशन को सज़ा दी जानी चाहिए। यहाँ पे मस्ट आ गया, मस्ट मॉडल वर्ब इसने यूज़ कर लिया कि मस्ट बी पनिश्ड, इसको लाजमी सज़ा दी जानी चाहिए। अच्छा, अब ये देखो इसकी वोकैब चेक करो ताकि और चीज़ें खुलें आपके आगे। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जो रिलायबल हैं, जो भरोसे के काबिल हैं। परस्यू करना, सीख करना, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, किसी चीज़ के लिए एम फॉर करना, किसी चीज़ को चेस करना। उसने यहाँ पे यूज़ किया है ये काउंट फॉर लिटल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये कोई ख़ास मीनिंग नहीं रखती, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और उसके बाद ये जो एरेंट वर्ड है इसका मतलब क्या? ये समझ लो नाफरमान, मतलब वो जो रूल्स को फॉलो ना करे, जो कंट्रोल में ना हो। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं द डबल स्टैंडर्ड्स, कहते हैं ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। द डबल स्टैंडर्ड्स आर ग्लेरिंग, कहता है ये जो चीज़ है ये तो वाज़िया दिखाई दे रहे हैं। कहता व्हेन इज़राइल, कहता ये जो इज़राइल कंट्री है, कौन सी कंट्री? कहता आर्म टू द टीथ विद न्यूक्स, कहता जो के लेस है, जो के इक्विप्ड है इन वेपन से, इन न्यूक से। फिर कोमा एक्यूजेस, वो इल्ज़ाम लगाती है अनदर पावर, एक दूसरी पावर के ऊपर। अच्छा, किस चीज़ का? ऑफ परस्यूइंग, कि ये परस्यू कर रहा है, ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है एटॉमिक वेपन्स को। कहता यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं कि आप असल में इसने इज़राइल की क्यों बात की है, क्योंकि ये यूएस इज़राइल कैंपेन की बात हो रही है ना, तो इसलिए उसने इज़राइल को यहाँ पे मेंशन किया। कहता अगर आप देखो ये है डबल स्टैंडर्ड्स, ये सामने दिखाई देते हैं जब इज़राइल जो खुद इन चीज़ों से लदा हुआ है, इन न्यूक से इक्विप्ड है, इन वेपन से इक्विप्ड है। कहता ये वाला इज़राइल जो है वो इल्ज़ाम लगाता है दूसरी पावर के ऊपर कि वो एटॉमिक वेपन्स को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मुनाफकत, नाइंसाफ़ी। ग्लेयरिंग का मतलब क्या है? ये चीज़ ऑब्वियस है, ये वाज़िया है, ये क्लियर है, ये नोटिसेबल है। और ये जो इसने फ्रेज यूज़ किया ना आर्म टू द टीथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हैवीली आर्म्ड, जो फुल ऑफ वेपन्स हैं, जो फुली इक्विप्ड हैं। और एक्यूज करने का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, और इसके अलावा जो न्यूक्स वर्ड यूज़ किया ये भी वेपन्स को कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है इफ़ देयर इज़ एनी स्टेट, कहता अगर यहाँ पे कोई स्टेट है ना इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दैट के द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट बी कंसर्न, कि जिसको लेकर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कंसर्न होना चाहिए, उसको वरीड होना चाहिए। कहता किस चीज़ के बारे में? कहता अबाउट हार्बरिंग वेपन्स, इन चीज़ों को छुपाने के बारे में। अच्छा, कौन से वेपन्स? कहता ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कहता जो कि बहुत बड़ी, जो कि तबाहकुन है, जो तबाहकुन हथियार हैं। फिर कोमा इट इज़ इज़राइल, कहता ये इज़राइल है। कहता विच हैज़ अनलिश्ड, कहता जो कि अनलिश कर चुका है, जो कि बेलगाम कर चुका है, जो कि आप ये समझ लो स्टार्ट कर चुका है अ जेनोसाइड, इस चीज़ को इन गज़ा में एंड कमिटेड, और कैरी आउट कर चुका है, परफॉर्म कर चुका है एग्रेशन को, वायलेंट अटैक्स को अगेंस्ट किसके खिलाफ? कहता नियरली ऑल इट्स नेबर्स, कहता लगभग जितने भी इसके नेबर्स हैं उन सब के खिलाफ।
कहता अगर कोई स्टेट है ना इस दुनिया में जिसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को वरीड होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि वो छुपा रही है ऐसे वेपन्स को जो कि मैस डिस्ट्रक्शन के हैं, जो कि बहुत ही बड़ी तबाही के हैं, कहता वो इजराइल है। कहता जिसने अनलिश किया, जिसने बेलगाम किया, जिसने स्टार्ट किया, जिसने आगाज़ किया कत्लेआम का गजा में और परफॉर्म किया किस चीज़ को, अग्रेशन को, वायलेंट अटैक्स को, किसके खिलाफ, कहता तकरीबन जितने भी इसके नेबर्स हैं उनके खिलाफ, मतलब जो हमसाए हैं इसने उनको भी नहीं छोड़ा। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक कर लेते हैं। देखो हार्बर करने का मतलब क्या होता है, देखो हार्बर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को पोसेस करना, किसी चीज़ को शेल्टर देना। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है। अच्छा, किसी चीज़ को अनलिश करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज कर देना, किसी चीज़ को शुरू कर देना। देखो लीश होती है लगाम, और अगर आप किसी जानवर की लीश रिमूव कर दो तो वो क्या होगा, वो आपने उसको अनलिश कर दिया, कभी वो इधर जा रहा है कभी वो उधर जा रहा है। तो वो ये जब आप किसी काम के लिए अनलिश वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब है अब वो काम शुरू हो गया है, अब वो रुक ही नहीं रहा, वो अनलिश हो गया है। जेनोसाइड मतलब मैस किलिंग को बोलते हैं, कत्लेआम को बोलते हैं, नस्ल कशी को बोलते हैं। अब वो कह रहा बट लेकिन मैनी इन द वेस्टर्न कैंप, कहता बहुत सारे लोग या गवर्नमेंट जो वेस्ट में हैं कन्वीनियंटली बड़ी आसानी से उन्होंने ओवरलुक कर दिया है, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। वो ऐसा शो कर रहे हैं कि हमने तो नोटिस ही नहीं किया, हमने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, किस चीज़ को कहता हिपोक्रेसी, इस चीज़ को, इस मुनाफकत को। अच्छा, किस चीज़ की, ऑफ सेंशरिंग ईरान, ईरान को सेंशन करने की, मतलब ईरान को क्रिटिसाइज करने की या ईरान को ब्लेम करने की, एंड एम्ब्रेसिंग इजराइल, और इसको एम्ब्रेस करने की, इसको सपोर्ट करने की, इसको एक्सेप्ट करने के। तो देखो अब वो कह रहा बहुत सारे ये जो लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट्स हैं जो वेस्ट में है, कहता उन्होंने तो आसानी से इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया है, इस हिपोक्रेसी को। और वो मुनाफकत कौन सी है, वो मुनाफकत यही है कि आप ईरान को सेंशर कर रहे हो, इसकी तनकीद कर रहे हो, इसको बुरा भला बोल रहे हो, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, और इजराइल को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, इसको आप सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, अब इसकी वो कैप देखो, कन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है बड़ी आसानी से, आराम से। और ओवरलुक करने का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, डिसमिस कर देना। और हिपोक्रेसी मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, ये जो इनकी मुनाफकत है। सेंशर करने का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, कंडेम करना। और एम्ब्रेस करने का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को गले लगाना, किसी को सपोर्ट करना। कहता इन फैक्ट दर हकीकत लाइक द यूके, मतलब जैसा कि कहता है यूके जो है दे हैव अपलोडेड, कहता है इन्होंने अपलोड किया, उन्होंने तारीफ की है द यूएस अटैक्स, इन चीज़ों की ऑन ईरान, कहता उन अटैक्स की जो कि ईरान पे हुए फ्रॉम द साइड लाइन्स, मतलब किनारे से। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इसमें असल में कह रहा है कि जो यूके है ना उसने तो यूएस के जो अटैक्स हैं जो ईरान के ऊपर हुए थे उसने तो उसकी तारीफ की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहते हुए। ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना फ्रॉम द साइड लाइन्स, मतलब किनारे पे ही, किनारे से वो इस चीज़ में, इस फाइट में मुलव्वस नहीं हुआ, बस दूर दूर से उसने ना ये कह दिया है कि वो किसके साथ हैं। अपलोड करने का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना और किसी को अप्रूव करना कि हाँ तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, एंडोर्स करना उसको। साइडलाइन मतलब डिस्टेंस से, दूरी से, किनारे से। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि अब ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड हो गया। अब जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हैं रिफ्रेश करने में वो अब इस वाले पैराग्राफ को रिफ्रेश करें, ठीक है, ये उनके लिए। और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो सिर्फ एक एक दो दो लाइन को ही रिफ्रेश करें। अब आगे चलते हैं। कह रहे दिस इज़ अ मूवमेंट, कहता है ये मूवमेंट है, ये वक्त है या सूरत हाल है ऑफ ग्रेव डेंजर का, उस खतरे का जो कि ग्रेव है। ग्रेव का मतलब जो बहुत ही सीरियस है, जो वाकई रिस्की है। फॉर द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसके लिए मतलब पूरी दुनिया की जो कौम है उनके लिए, मतलब ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही डेंजरस है सब कंट्रीज के लिए, पूरी दुनिया में।
अच्छा, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, कोई चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है, वो बहुत ही सीरियस है, संगीन है, वो रिस्क पे है। अब वो कह रहा है ऑल आइज आर ऑन, कहता सारी नज़रें जो है, निगाहें हैं, वो किसके ऊपर हैं, वो इस चीज़ के ऊपर हैं, हाउ किस तरह से, एंड व्हेन और कब, ईरान रिटेलिएट्स, कि कब और किस तरह से ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है, वो जवाब देता है या वो बदला लेता है। अच्छा, रिटेलिएट वर्ब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्राइक बैक करना, रिस्पोंड करना, जवाबी हमला जिसको कहते हैं। और ये जो फ्रेज है ना, ऑल आइज आर ऑन, ये बहुत फेमस है, आपने देखा होगा हर जगह पे ये यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरीवन इज वॉचिंग, सब देख रहे हैं, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा रहा, इसको सब देख रहे हैं, सबकी नजरें इस चीज के ऊपर हैं। अब वो कह रहे हैं द ईरानियन मजलिस, कहता है ईरानियन जो मजलिस है, मतलब जो उनकी पार्लियामेंट है, हैज कॉल्ड फॉर, कहता है उसने डिमांड किया है, किस चीज़ के लिए? क्लोजिंग, बंद करने के लिए, द स्ट्राइट ऑफ हॉर्मस, इस चीज़ को बंद करने की डिमांड की है। कहता इवन इफ, मतलब चाहे, इवन इफ का मतलब क्या? चाहे, ईरान वर नॉट टू टेक इमीडिएट काइनेटिक एक्शन, कि चाहे ईरान जो है वो नहीं लेता। अच्छा, किस चीज़ को नहीं लेता? कहता इमीडिएट, फौरी, काइनेटिक एक्शन को। देखो, काइनेटिक एक्शन का मतलब होता है फिजिकल, मतलब फिजिकली अगर वो अभी फाइट नहीं कर रहा, अभी रिटेलिएट नहीं कर रहा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट यूएस फोर्सेस, इनके खिलाफ। तो वो ये कह रहा है कि चाहे ईरान जो है वो फौरन हमला नहीं कर रहा यूएस फोर्सेस के ऊपर, फिर कोमा, क्लोजिंग हॉर्मस, कहता क्लोज करना, बंद करना इस चीज को, वुड इट सेल्फ ड्रॉ इन अमेरिका, वो क्या करेगा? वो अमेरिका को इन्वॉल्व कर देगा, इसको ड्रॉ इन कर देगा। इन इट्स सेल्फ असाइंड रोल, कहता ये जो इसका सेल्फ असाइंड रोल है, मतलब ये वाला रोल जो इसने खुद ही खुद को दिया है। अच्छा, कौन सा? ग्लोबल पुलिसमैन, कि ये ग्लोबल पुलिसमैन है, मतलब ये दुनिया का निगरान है, मतलब ये वो है जो अमन कायम करता है। टू कीप द स्ट्राइट ओपन, कहता इसको ओपन रखने के लिए, इसको खुला रखने के लिए, किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इस चीज़ के लिए। देखो, इसमें वो कह रहा है कि चाहे ईरान जो है अभी फौरी तौर पर ऐसा एक्शन नहीं लेता, फिजिकल एक्शन नहीं लेता यूएस फोर्सेस के ऊपर, लेकिन कहता कि खाली इस चीज़ को क्लोज करना ही फिर से इसको अपने अंदर ले आएगा, इसको फिर से इन्वॉल्व कर लेगा। कहता और ये कौन है? कहता ये वो है जो खुद को देखता है ग्लोबल पुलिसमैन के तौर पर, कि ये पूरी दुनिया को प्रोटेक्टर है, ये अमन कायम करने वाला है। ये किस तरह से इसको मुलविस करेगा? क्योंकि ये चाहता है कि ये जो स्ट्राइट है ये ओपन रहे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, मतलब वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये रूट जो है वो ओपन रहे। अब वो कह रहा है इन केस, इन केस मतलब अगर अब ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी इसने कहा ना कि वो ट्रूप्स पे तो अटैक नहीं कर रहा, खाली इस चीज़ को कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है इन केस अगर यूएस फैसिलिटीज़ और पर्सनल आर हिट, कहता अगर इनको हिट किया जाता है, मतलब इनके जो अमेरिकी फौजी हैं या इनके लोगों को अगर हिट किया जाता है, उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, मैटर्स वुड एस्केलेट रैपिडली, जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से बिगड़ जाएंगे या बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएंगे, एस्केलेट हो जाएंगे। अच्छा, अब जल्दी से वो कैप देखो। फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है? इनकी जो बेसिस हैं, मतलब जो फौजी मरकज़ हैं, जो मिलिट्री प्लेसेस हैं। पर्सनल मतलब जो इनका स्टाफ है, जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। हिट करना मतलब इनको अगर अटैक किया गया। अच्छा, अगर कोई चीज़ एस्केलेट करती है ना, तो इसका मतलब वो इंटेंसिफाई हो जाती है, वो वर्सन हो जाती है, वो बदतर हो जाती है, वो एग्रावेट हो जाती है। अब आगे देखो, कहता द ओनली वे, कहता जो एक ही रास्ता है टू प्रिवेंट, रोकने का, किसको? अ मार्च इनटू अ कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ डेवास्टेटिंग प्रोपोर्शंस, कहता जो मार्च करने का काम है, जो आगे बढ़ने का काम है, किस चीज़ में? कहता कॉन्फ्लैग्रेशन में। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी जंग, मतलब डिस्ट्रक्टिव वॉर। अच्छा, किस चीज़ की? डेवास्टेटिंग प्रोपोर्शंस की, मतलब ऐसे साइज की, ऐसे स्केल की जो कि डेवास्टेटिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जो बहुत ही तबाहकुन है।
इज़ वो है फॉर द यूएस के लिए एंड इज़राइल के लिए टू इमीडिएटली कि फौरी तौर पर होल्ड करें, रोक दें देयर अग्रेशन, अपने अग्रेशन को, अटैक्स को, किसके खिलाफ कहता अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, एंड रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें व्हाट रिमेन्स जो बच गया है ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसके लिए। तो देखो अब इसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसने कहा सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हम इस चीज़ में जाने से बच जाएं, किस चीज़ में जाने से बच जाएं, कहता है ये जो एक बहुत बड़े स्केल की जो जंग है उस चीज़ से। अच्छा वो क्या रास्ता है, उसने कहा वो ये रास्ता है कि यूएस के लिए और इजराइल के लिए कि वो फौरी तौर पर स्टॉप कर दें अपने अटैक्स को ईरान के खिलाफ और रिस्पेक्ट करें और एहतराम करें व्हाट रिमेन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल कानून का एहतराम करें। व्हाट रिमेन्स ऑफ मतलब जो बाकी रह गया है, मतलब इतना डैमेज कर लिया, इतनी डिसरिस्पेक्ट शो की है, इतना इग्नोरेंस आपने दिखाया, तो अब जो बचा खुचा ये जो इंटरनेशनल लॉ रह गया है अब इसकी ही रिस्पेक्ट करो, इसका ही ख्याल कर लो। अच्छा होल्ड करने का मतलब होता है स्टॉप करना, किसी चीज़ को सीज करना, सस्पेंड कर देना, पुट ऑन होल्ड करना, इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रोपोर्शन का मतलब होता है साइज, स्केल। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी रिफ्रेश करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। तो जल्दी से हम आज का क्विज देख लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड, मतलब क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑथर का जो व्यू पॉइंट है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, जो उसका नज़रिया है, किसके ऊपर, ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टांस, इस चीज़ के ऊपर जो उनका स्टांस है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स इजराइल की तरफ। तो ऑप्शन है फर्स्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज यूनाइटेड इन कंडेमिंग इजराइल्स एक्शन। सेकंड है इजराइल्स पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज वाइडली एक्सेप्टेड। थर्ड है मुस्लिम कंट्रीज यूनिवर्सली सपोर्ट ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशंस। फोर्थ है वेस्टर्न पावर सेलेक्टिवली इग्नोर इजराइल्स एक्शन व्हाइल ब्लेमिंग अदर्स। Next, what assumption does the author make about the United States' role in global affairs? The US acts as a neutral peacekeeping force in global conflict. The US imposes its dominance under the guise of maintaining order. The US has no strategic interest in the Middle East. The US is morally justified in defending international trade routes. अब ये आपने बताना है। कहता which of the following best captures the main concern raised in the editorial? First option, Iran's refusal to follow international law may lead to its isolation. Second है aggression by the US and Israel may provoke a wider uncontrollable conflict. The nuclear negotiations between the US and Iran have failed. Last है Western alliances must be strengthened to ensure peace. Next है what does the word conflagration most likely mean this context? इस context में ना conflagration का मतलब क्या है? A diplomatic agreement, a peaceful gathering, a large destructive conflict, a minor dispute. अब next है what does the word hypocrisy refer to the sentence about the western camp? मतलब western camp के हवाले से ये जो hypocrisy का word यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है? A strategic compromise, pretending to hold moral values while acting otherwise, justifiable reasoning और लास्ट है brutal honesty। तो इसका आंसर दें और कमेंट सेक्शन में डालें। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।